हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट आर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। देखिए, हम लोगों ने अभी तक अकबर को शुरू कर लिया था। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ आपको। अकबर और हेमू कैसे लड़ते हैं, ये हेमू कहाँ से आ गया एकदम से, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो अकबर है उनका जो कार्यकाल रहेगा वो 1556 से 1605 रहेगा। नाम इनका अकबर नहीं है, ठीक है। इनके जो राजा का जो नाम है जलालुद्दीन है। बाद में इनको लोग जो है टाइटल दे देते हैं अकबर। और इनके बचपन का नाम क्या था? बदरुद्दीन, ठीक है। मैंने आपको बताई थी ये बातें। कहाँ इनका जन्म हुआ था? अमरकोट पैलेस में, क्योंकि इनके जो पापा हैं वो भटकते हैं, परेशान कर रखा है लोगों ने उनको। और उनका एक दोस्त है सिंध के अंदर अमरकोट पैलेस में, जो वहां पे इनको शरण देता है। और इनकी बीवी जो है वो अमरकोट पैलेस में वीरसाल राजा के इस पैलेस के अंदर अकबर को जन्म देती है, यानी बदरुद्दीन को जन्म देती है। अब 1556 में जब हुमायूं मरता है दिल्ली के अंदर, बदरुद्दीन यानी कि अकबर और बैरम खान यानी जो उनका कमांडर है, दोनों ही कहाँ गए हुए थे? पंजाब गए हुए थे। क्यों गए हुए थे कलानौर में? क्योंकि वहां पे अफगानियों ने आक्रमण कर रखा है। और इधर हरियाणा रेवाड़ी का एक राजा जिसका नाम है हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य, ये देखता है कि दिल्ली के अंदर तो कोई नहीं है, आगरा में तो कोई नहीं है, क्यों ना मैं जाके वहां पे कब्जा कर लूं। अब जो ये हेमू है ये अब दिल्ली और आगरा पे कब्जा करने के लिए आएगा। उधर से पता लगता है कि हमारे पिताजी चले गए हैं। जो बैरम खान है वो जलालुद्दीन का वहीं पे ही ताजपोशी कर देता है। जैसे उसे पता लगता है कि हुमायूं मर गया है, तो जब कलानौर और पंजाब के अंदर ये होते हैं बैरम खान और जलालुद्दीन, वहीं पे ही वो उनकी ताजपोशी कर देता है, वहीं पे उनको राजा डिक्लेयर कर देता है। अब उधर से जलालुद्दीन और बैरम खान आ रहे हैं और इधर से हेमू आ रहा है। दोनों भिड़ते हैं पानीपत में। वो पंजाब से आ रहा है, ये हरियाणा से आ रहा है। दोनों भिड़ते हैं पानीपत, हरियाणा के अंदर ही। पानीपत के अंदर दूसरी बैटल हो जाती है। पहली बैटल हमने पढ़ी थी, अब ये दूसरी बैटल हो जाती है 1556 में, ठीक है। अब देखिए, ये सारी बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब दूसरी बैटल हो जाएगी 1556 पानीपत में। किस किस के बीच में? हेमू के बीच में और जलालुद्दीन की तरफ से बैरम खान। हार कौन जाता है? हेमू हार जाता है और ये दोनों जीत जाते हैं, यानी जलालुद्दीन अब विनर बन जाता है और हेमू जो है वो हार जाता है। अगला रूलर कौन बन जाएगा? जलालुद्दीन मोहम्मद। 13 साल की उम्र में, मात्र 13 साल की उम्र में ये राजा बन जाता है। किसकी गार्जियनशिप में? क्योंकि अभी बच्चा है तो इसको कोई तो अपने ऊपर बड़ा चाहिए। इसको बड़ा कौन मिला? बैरम खान के अंडर, बैरम खान की गाइडेंस में जलालुद्दीन मोहम्मद जो है वो राज करने लगता है, ठीक है। अब सब लोग ना इसको भड़का देते हैं। इनको माँ जैसा प्यार दिया किसने? इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। इनको इनको माँ जैसा प्यार दिया इनकी ताई महामंगा ने। महामंगा या इसके और भी जो लोग थे इसके दरबार के अंदर, वो अकबर को सलाह देते हैं। कहते कि बैरम खान है ना, पावरफुल होता जा रहा है। देख, कहीं ऐसा ना हो ये बैरम खान ही तेरी जान का दुश्मन बन जाए और तुझसे तेरा साम्राज्य छीन ले। अब इसके भी दिमाग में ये बातें आ रही हैं कि कहीं बैरम खान ही तो हमारी साम्राज्य का दुश्मन तो नहीं बन जाएगा, कहीं वो ही तो इस ताज को छीनने की कोशिश नहीं करेगा। वो बैरम खान को बुलाता है और कहता है कि बैरम जी, अब आपको, चचा खान खान चचा कहता था, कहता है अब आपको ना जरूरत है कि आप एक होली, एक पवित्र यात्रा पे निकल जाएं। आप मक्का की सैर करके आओ, आप मक्का की यात्रा करने चले जाओ। बैरम खान के मन में कोई पाप नहीं है। बैरम खान ने क्या किया कि ठीक है, मैं तो मक्का घूमने जा रहा हूँ, हज यात्रा पे जाऊंगा। 1560 में बैरम खान मक्का जाते हैं और रास्ते में ही अफगान रूलर्स उनको मार देते हैं। इसको पता लगा, अकबर को बड़ा गुस्सा आया और अफगानियों से ये लड़ाई भी करेगा, ठीक है। अब 1560 से लेके 62 तक बैरम खान तो चले गए हैं, मर गए हैं 1560 में। अगले 2 साल तक, जब तक अभी ये छोटा ही है, महामंगा इनको देखती है। महामंगा जो इनकी ताई है वो इनको पूरा सपोर्ट करती है, इनका ख्याल रखती है, ठीक है। जो ये महामंगा है ये महिला विभाग की प्रधान होती है। जिस महिला विभाग को कर्टेन रूल यानी कि पर्दा प्रथा, पेटीकोट रूल, पेटीकोट प्रथा या हराम गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, उनकी हेड कौन थी? इसकी ताई महामंगा। महिलाओं से रिलेटेड सभी मुद्दों को यही संभाल रही है साम्राज्य के अंदर, ठीक। इन्होंने कौन कौन से रिफॉर्म्स किए? अकबर रिफॉर्म्स के नाम पे जाना जाता है। इन्होंने कौन कौन से रिफॉर्म किए उसको देखते हैं। एक तो इन्होंने पिलग्रिम टैक्स को हटा दिया, जजिया कर हटा दिया, और जो स्लेवरी सिस्टम था उसको हटा दिया कि दास का बेटा दास होगा, इन चीजों को हटा दिया। इससे इसके रेवेन्यू को तो नुकसान हो रहा है। जितने भी उलेमाज इसके साम्राज्य के अंदर थे, जितने भी उलेमा लोग थे, जितने भी धर्म लोग थे, उन्होंने कहा यार तू क्या कर रहा है अकबर, तू गलत कर रहा है, ये चीज तुझे ज्ञान नहीं है। अकबर की ने पढ़ाई नहीं की हुई थी, बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था वो। उलेमा कह रहे हैं यार तेरे को ज्ञान नहीं है, तेरे को पता ही नहीं यार धर्म का, तू तो जानबूझ के दूसरे धर्म को प्रमोट कर रहा है, इससे तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। उलेमा लोग अकबर को पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि अकबर हट जाए।
लेकिन क्योंकि ये इतना ज्यादा काम कर रहा है, पूजा करने पे मतलब कि मंदिर वंदिर जाने में कोई टैक्स नहीं ले रहा है, स्लेवरी सिस्टम इसने खत्म कर दिया, दास प्रथा इसने खत्म कर दी, लोगों ने इसको क्या नाम दिया? अकबर नाम दिया। अकबर का मतलब होता है बहुत ही दया वाला, दयावान, करुणानिधि। ठीक है, तो अकबर इसको टाइटल दे दिया लोगों ने। 1585 में पहला इंग्लिश मैन जो है वो इसके दरबार में आता है, जिसका नाम है रैल्फ फिच। क्या नाम है? रैल्फ फिच, पहला इंग्लिश जो इसके दरबार में आता है। 1561 में इसने मालवा के ऊपर विजय प्राप्त कर ली और 1562 में आमेर यानी राजस्थान, जयपुर के अंदर इसने एक ट्रीटी की। वहां पे राजपूत किंग था, भरमाल नाम का राजपूत किंग था। इस भरमाल की बेटी का आगे रोल आएगा, देखना, तुम ध्यान रखना ये भरमाल कौन है। ट्रीटी ऑफ आमेर करता है अकबर, और भरमाल राजा जो है राजपूत किंग, इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी होती है। पहली ट्रीटी थी किसी राजपूत और किसी मुगल साम्राज्य के नेता के बीच में। राजपूत किंग अपनी बेटी की शादी, मतलब जो ये भरमाल है ये अपनी बेटी हरकाबाई की शादी, हरकाबाई जिसको बाद में जोधाबाई कहा, जिसको हीर कुंवर भी कह रहे हैं, इन्होंने अपनी बेटी की शादी अकबर से कर दी। अब जोधाबाई और अकबर शादी हो गई, इनके एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम है सलीम। क्या नाम है? सलीम। यही सलीम आगे जाके जहांगीर कहलाएगा। अच्छी हरकतें, अच्छी कुछ इसके अंदर खास कुछ बात है नहीं सलीम के अंदर, सारी गलत आदतें हैं सलीम में। 1569 में इस सलीम को जन्म देती है जोधाबाई और अकबर। ठीक है, टाइटल क्या मिला इनको? टाइटल मिला, जोधाबाई को टाइटल दिया अकबर ने मरियम, मरियम आएगा यहां, मय्यम नहीं मरियम आएगा, एक मिनट, मरियम, मरियम उज जमानी। क्या टाइटल दिया? मरियम उज जमानी। ठीक है, अकबर के गुरु का नाम क्या है? शेख सलीम चिश्ती। फतेहपुर सिकरी के अंदर इनके गुरु हैं शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, ये बहुत मानता था इनको, फतेहपुर सिकरी वाले जो ये शेख सलीम चिश्ती हैं, बहुत मानता था इनको, बहुत इनका आदर सत्कार करता था, और इसीलिए इन्होंने फतेहपुर सिकरी को ही अपनी राजधानी बना दिया था 1571 में। ठीक है, एक दिन इन्होंने अपने गुरु जी से पूछा कि गुरुजी आपकी आयु कितनी है? उन्होंने ये कहा कि जब तक तुम किसी और से कुछ नहीं सीखोगे, जब तक कोई चीज रिपीट नहीं होगी आपके साम्राज्य के अंदर, तब तक जो है वो मैं जिंदा रहूंगा। फिर ऐसा कहा जाता है कि एक बार सलीम को किसी और टीचर ने पढ़ा दिया था और सलीम ने कुछ चीजें रिपीट कर दी थी, और तभी जो है शेख सलीम चिश्ती की जो है वो मृत्यु हो जाती है। मतलब जो इन्होंने कहा था वो बात पूरी हो गई, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस ऐसा माने कि इनके गुरु का नाम है शेख सलीम चिश्ती। 1572 में गुजरात के ऊपर जीत पाते हैं अकबर, और इसी के जश्न में, इसी की पार्टी बनाने के लिए फतेहपुर सिकरी में इन्होंने बुलंद दरवाजा बनवाया था। बुलंद दरवाजा, आओ देखते हैं कैसा है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा इन्होंने बनवाया था क्योंकि फतेहपुर सिकरी के अंदर पार्टी कर रहे थे गुजरात की जीत की। ये है आपका बुलंद दरवाजा। ठीक है, फतेहपुर सिकरी के अंदर है। तो फिर अब आगे क्या होता है? इसी विक्ट्री में इन्होंने पहली बार, क्योंकि गुजरात गए हैं, गुजरात में समुद्र तो होगा ही ना, इसी विक्ट्री में पहली बार अकबर ने समुद्र देखा था। आज से पहले कभी समुद्र नहीं देखा था। फतेहपुर सिकरी में और क्या बनाया? शेख सलीम चिश्ती का टॉम्ब बनवाया, यानी मकबरा बनवाया। बीरबल का घर बनवाया, उनके नवरत्नों में से एक था बीरबल। पंचमहल बनवाया, यानी कि एक बुद्धिस्ट स्टाइल का एक आर्किटेक्चर बनवाया। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बीरबल हाउस और पंचमहल, तीनों को देखते हैं। ये तो है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ठीक है, ये है आपका पंचमहल, और ये है बीरबल का हाउस। ठीक, तो ये सब मॉन्यूमेंट्स हैं आज के दिन में, और घूमने फिरने की काफी अच्छी जगह है ये। 1576 में ये बैटल ऑफ हल्दी घाट बैटल ऑफ हल्दी घाट होती है। अकबर के तरफ से मान सिंह जो इनके कमांडर हैं अकबर के, मान सिंह, क्योंकि बैरम खान तो मर चुके हैं, अब इनके नए कमांडर हैं, नवरत्नों में से एक है मान सिंह। अकबर की तरफ से मान सिंह, और उधर राणा प्रताप। ठीक है, राणा प्रताप जिसको महाराणा प्रताप कहते हैं, दोनों के बीच में युद्ध होता है, और राणा प्रताप इस युद्ध में हार जाते हैं। ठीक है, राणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है 1597 में। इस युद्ध में उनकी मृत्यु नहीं हुई है, इस युद्ध में उनकी मृत्यु नहीं हुई है, याद रखना इस बात को। ठीक है, इस युद्ध में मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन 1576 में ये युद्ध में हार जाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि हार के बाद भी इसने अकबर से अपना 80% साम्राज्य वापस ले लिया था, और एक नेचुरल डेथ मरते हैं ये 1597 में। युद्ध तो 1576 में हो रहा है। हेमू से कब युद्ध हुआ है? सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में। आपको पता है, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कौन सा राजा ऐसा है जो घोड़े से गिर के जिसकी मौत हुई है? तो मैं आपको बता दूं, जो हेमू था सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में जो लड़ रहा है अकबर से, उसका ना पूरी बॉडी कवर्ड थी, सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी। तो जो बैरम खान थे उन्होंने अपनी आर्मी को ये ऑर्डर दिया कि इसकी आंखों में तीर मारो। तो
तो हेमू की आंखों में तीर लगा, वो घोड़े से गिरा और गिर के उसकी मृत्यु हो गई थी, उसका गला काट दिया था बैरम खान ने। इस तरीके से हेमू की मृत्यु हुई थी। और इधर जो ये राणा प्रताप है, इनकी एक नेचुरल डेथ हुई थी, हार गए थे पर मरे नहीं थे, ठीक है। और 80% एम्पायर अकबर से वापस ले लिया था 1564 में। और इनकी जीत की बातें बता रही हूँ। 1564 में गोंडवाना, गोंडवाना क्या है, मध्य प्रदेश की गोंड ट्राइब रहती है गोंडवाना में, यहाँ पे गढ़ और काटंगा फोर्ट को कैप्चर कर लिया था। ये किसके अंडर आते थे, रानी दुर्गावती यहाँ पे संभालती थी इन फोर्ट्स को। जैसे पता लगा रानी दुर्गावती को कि मुगलों की सेना आ रही है, तो रानी दुर्गावती ने जौहर कर लिया था, ठीक है। इसने अपनी लाइफ का पहला जौहर देखा था अकबर ने ये पहला जौहर देखा है रानी दुर्गावती का। 1593 और 95 में अहमदनगर की विक्ट्री इन्होंने एंजॉय की। अहमदनगर जो महाराष्ट्र के अंदर है, वहां पे इन्होंने अपनी विक्ट्री को आजमाया, जो चांद बीवी के अंडर आता था। चांद बीवी से इन्होंने ये महल छीना, अहमदनगर को छीना। 1601 में ये इनकी लास्ट बैटल थी, अकबर की लास्ट बैटल थी। असीर घाट की विक्ट्री, असीर घाट की बैटल इनकी लास्ट बैटल थी, पूछ ली जाती है। मीरान बहादुर के साथ ये लड़ाई करते हैं, जो असीर घाट के राजा थे, उनके साथ इनकी लड़ाई होती है और ये जीत जाते हैं, ठीक है। तो असीर घाट की विक्ट्री इनकी लास्ट बैटल थी। पूछा जाता है कि अकबर की लास्ट बैटल कौन सी थी, असीर घाट की बैटल इनकी लास्ट बैटल थी। 1577 में जो सिखों के चौथे गुरु थे, कौन, रामदास, अकबर ने इन्हें लैंड डोनेट की थी, अकबर ने इनको जमीन डोनेट की थी, जिस लैंड पे आज अमृतसर बना हुआ है। पहले इस अमृतसर को रामदास कहते थे, रामदास गुरु ने बनवाई तो इसको कहते थे रामदास नगर या चक गुरु नगर कहते थे, लेकिन आज के दिन इसको क्या कहते हैं, अमृतसर। ये जगह जो अमृतसर की है वो अकबर ने डोनेट की थी। यहाँ पे शुरुआत करती थी अकबर ने, ठीक है, जगह दे दी थी अकबर ने, लेकिन इसको बनवाया किसने था, बाद में बनवाया था इसको अर्जुन देव ने। अमृतसर में गुरुद्वारा हरमिंदर साहब बनवाया था अर्जुन देव ने। भाई जैसे रामदास को चौथे गुरु जो थे गुरु रामदास, इनको तो जमीन मिल गई अकबर की तरफ से, लेकिन जो पांचवें गुरु थे जिनका नाम है गुरु अर्जुन देव, उन्होंने यहाँ अमृतसर के अंदर हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा बनवाया था। और इसी हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा के ऊपर रणजीत सिंह सोने का पानी, सोने की प्लेट चढ़ाएंगे और उसी को ही गोल्डन टेम्पल नाम देंगे, जो आज के दिन आप स्वर्ण मंदिर कहते हो और हम लोग दर्शन मत्था टेकने वहां पे जाते हैं, ठीक है। इसका जो फाउंडेशन स्टोन था, अमृतसर का जो मंदिर है या अमृतसर का जो गुरुद्वारा है गुरु हरमिंदर साहिब, इनका जो फाउंडेशन स्टोन है वो मीर मियां मोहम्मद ने रखा और रंजीत सिंह ने आगे चल के इस पे सोना चढ़ा दिया और इसको गोल्डन टेम्पल नाम दे दिया। और जो ये गोल्डन टेम्पल है हरमिंदर साहब, किसके कहने पे बन रहा है, अर्जुन देव के कहने पे बन रहा है, जो सिखों के पांचवें गुरु है। पर इसकी नींव किसने रखी, मीर मियां मोहम्मद ने इसकी नींव रखी थी। देखो हम कैसे लड़ते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। देखो कहाँ एक मीर मियां या एक अकबर जो मुसलमान है वो ही लैंड डोनेट कर रहा है अमृतसर बनवाने के लिए, ठीक है। अभी मुगलों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार है, मुगलों और सिखों के बीच में। आगे चल के लड़ाइयां शुरू होगी, ठीक है। औरंगजेब के समय में या मैं कहूंगी दारा शिकोह के समय में ये लड़ाइयां शुरू होगी। कैसे समझेंगे उसको। अब अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इसने बहुत सारी नई नई चीजें शुरू करवा दी थी। तो सबसे पहले तो इसने मनसब सिस्टम को शुरू करवा दिया था। जैसे इख्तेदार बताया था ना मैंने कि एक लैंड दे देते हैं, उस लैंड का एक लीडर बना दिया कि तुम ही को यहीं से रेवेन्यू कलेक्ट करना है, तुम ही को ही देखना है यहाँ का सब कुछ। ऐसे ही इसने मनसबदारी प्रथा शुरू करवा दी थी। मनसब क्या था, एक पोस्ट थी। ऐसे कहते थे जैसे आज के दिन यूं नहीं होता ग्रेड 1 की पोस्ट है, ग्रेड 2 की पोस्ट है, 10th ग्रेड की पोस्ट है, ऐसे ही यहाँ पे मनसब एक पोस्ट थी कि 70 मनसब की पोस्ट है, 40 मनसब की पोस्ट है। तो ये रैंक के हिसाब से मनसब मिलता था, मनसबदारी मिलती थी, पोस्ट होती थी ये, ठीक है। तो 1573-74 में इन्होंने मनसब सिस्टम शुरू कर दिया था। ये मनसब जो शब्द है ये मंगोलिया से लिया गया है, ठीक है। ये एक पर्शियन वर्ड है, ये एक पर्शियन वर्ड है, फारसी शब्द है, जिसका मतलब ही होता है पोस्ट यानी कि पद। इसने टोटल 66 मनसब जो है वो इस समय में 66 मनसब थे, ठीक है। जैसे मैं यूं कहूं कि ये पूरी इसका साम्राज्य है, एक मनसब यहाँ, एक मनसब यहाँ, एक मनसब यहाँ, एक मनसब यहाँ, मतलब इसको जो संभाल रहा है मनसबदार 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 मनसबदार, इस तरीके से मनसबदार होते थे। 66 मनसब थे, वैसे जनरली 33 होते थे हर किसी के साम्राज्य में, इसने 66 मनसब जो है वो शुरू किए थे। फिर इसने एक इबादत खाना शुरू किया था। आप एक बार फोटो देख लीजिए इबादत खाना की, ये है इबादत खाना। फतेहपुर सिकरी के अंदर इसने ये इबादत खाना बनवाया। क्या होता था इस इबादत खाना के अंदर, जितने भी शुरुआत में तो, क्योंकि मैंने क्या बताया ये अनपढ़ है, शुरुआत में तो इसने क्या किया, जितने भी बड़े बड़े मुस्लिम धर्म के गुरु थे उनको बुलाया और कहा कि तुम यहाँ मीटिंग करो, अपने अपने धर्म के बारे में मुझे ज्ञान दो। इनको मुस्लिम धर्म का ज्ञान मिल गया, लेकिन इसको बाकी धर्मों की ज्ञान नहीं था।
तो इसने क्या किया, शुरुआत में तो मुस्लिमों के लिए ये रिलीजियस मीटिंग इस प्लेस पे, इस हॉल के अंदर ऑर्गेनाइज करवाई, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसने बाकी धर्मों के लिए भी क्या कह दिया कि बाकी धर्म के भी लोग आएंगे और मुझे धर्म का ज्ञान देंगे। लास्ट में जाके ऐसा कहा जाता है कि अकबर से ज्यादा विद्वान व्यक्ति धर्म की दुनिया में कोई नहीं था, क्योंकि सबको अपने अपने धर्मों का ज्ञान था, लेकिन ये अकबर ऐसा था जिसने सभी धर्मों का ज्ञान कलेक्ट कर लिया था और ये सबसे ज्यादा धार्मिक बंदा बन गया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है इबादत खाना, फतेहपुर सिकरी के अंदर इसको बनवाया। ये एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे होती थी। 1575 में इसने ये अब इबादत खाना बनवाया था फतेहपुर सिकरी में। 1585 तक फतेहपुर सिकरी इसकी कैपिटल थी, क्योंकि इसके जो गुरु थे चिश्ती साहब वो फतेहपुर सिकरी के ही थे, तो इसने फतेहपुर सिकरी को ही अपनी राजधानी बना रखा था 1585 तक। पहले तो सभी मुस्लिम गुरु को बुलवा लिया, लेकिन 1578 में इसने सभी रिलीजन के लिए इसको ओपन कर दिया। ठीक है, कि बाकी धर्म के लोग भी यहाँ आएंगे। और 1581 में अब हिंदू कह रहे हैं हमारा धर्म बड़ा, मुस्लिम कह रहे हैं हमारा धर्म बड़ा, क्रिश्चियन कह रहे हैं हमारा धर्म बड़ा। अब सबकी लड़ाई होने लगी, तो इसने कहा भैया लड़ो मत, मैं बंद ही करवा रहा हूं, ये मीटिंग होगी ही नहीं। 1581 में इसने ये इबादत खाना क्लोज करवा दिया था। ठीक है, ये इबादत खाना क्लोज करवा दिया था और ये कहा था कि मैं क्या शुरू कर रहा हूं, मैं मजहरनामा शुरू कर रहा हूं 1579 में। क्यों इसने मजहरनामा शुरू किया और मजहरनामा क्या है? मजहरनामा का मतलब ये था कि जो भी धार्मिक डिक्लेरेशन, कोई भी रिलीजियस डिक्लेरेशन अगर कोई करेगा तो वो मैं करूंगा, मेरे अलावा कोई इतना ज्ञानवान नहीं है जिसको सभी धर्मों का ज्ञान हो। हिंदुओं को सिर्फ अपना ज्ञान है, मुस्लिम को सिर्फ अपना ज्ञान है, पारसी को सिर्फ अपना ज्ञान है, लेकिन मैं एक ऐसा बंदा हूं जिसको सारे धर्मों की नॉलेज है, तो मैं ही मजहरनामा शुरू करूंगा, यानी कोई भी रिलीजियस डिक्लेरेशन मैं ही करूंगा। अगर किसी ने नहीं मानी तो उसको सजा दी जाएगी। तो यानी रिलीजियस डिक्लेरेशन किसने शुरू की, मजहरनामा किसने शुरू किया, ये भी अकबर ने शुरू किया। ठीक है, इसके बाद ये आप देख रहे हो यहाँ पे इस तरीके से लोग आते थे, इसको ज्ञान दे रहे हैं अलग अलग धर्मों का। फिर इसने 1582 में एक नया धर्म बना दिया। उस धर्म का नाम क्या था? ताहिद ए इलाही। ठीक है, या जिसको दीन ए इलाही कहते हैं। तो पूछा जाता है दीन ए इलाही को किसने शुरू किया? अकबर ने शुरू किया। ये क्या था? ये ना एक धर्म, इसने नया धर्म बना दिया। और इस धर्म का मतलब क्या है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है, अल्लाह एक ही है, भगवान एक ही है। इसने डिवाइन मोनोथिज्म, मोनोथिज्म क्या होता है? एक ही भगवान को मानना। इसने डिवाइन मोनोथिज्म को मानना शुरू किया और ये धर्म दीन ए इलाही बना दिया। इस धर्म को केवल 19 लोगों ने माना, केवल 19 लोगों ने माना, और उनमें से केवल एक ही हिंदू था, वो था बीरबल, जिसने इसको माना। बीरबल का रियल नेम क्या था? महेश दास। ठीक है, बीरबल इसका रेवेन्यू फॉरेन अफेयर मिनिस्टर था। ठीक है, विदेश मंत्री था इसके दरबार में, नवरत्नों में से एक था। और बीरबल जो है, इसने बीरबल हाउस हमने अभी देखा था ना, बीरबल जो है उसने इस धर्म को माना था। इस धर्म की फिलॉसफी क्या थी? इस धर्म का आधार क्या था? इस धर्म का आधार था ब्रदरहुड, भाईचारा। इसने भाईचारा के हिसाब से इसने ये धर्म बनवाया था, जिसको कहते हैं सुल ए कुल। सुल एक कुल की फिलॉसफी इसने बनवाई। सुलह की एक कुल की फिलॉसफी का मतलब क्या होता है? ब्रदरहुड पे आधारित है ये धर्म, भाईचारे पे आधारित है ये धर्म। ठीक है, टोटल 19 लोगों ने इस रिलीजन को एक्सेप्ट किया। ओनली हिंदू बीरबल था, जिसने जो विदेश मंत्री था, इसका फॉरेन अफेयर मिनिस्टर था, इसका रियल नेम महेश दास था। ये एकमात्र हिंदू था जिसने इस धर्म को माना। ठीक है, इस धर्म को फैलाया किसने? इस धर्म को फैलाने का काम किया अबुल फजल ने। अबुल फजल ने, जिसने अकबरनामा भी लिखा, अबुल फजल ने इस धर्म को फैलाया। ठीक, फिर आगे कैसे इस धर्म को अपना सकते थे? किसी भी दिन संडे के समय स्नान करके, शुद्धिकरण करके अकबर के सामने नतमस्तक हो, अकबर के सामने दंडवत प्रणाम करो, अकबर को भगवान मानो, इस धर्म को जिसको मानना है, और फिर उसको ये धर्म जो है एक्सेप्ट करने की परमिशन अकबर दे देता था। इस तरीके से इसको एक्सेप्ट किया जाता था। फिर ये तो हमने समझ लिया। ठीक है, अभी तक हमने क्या समझा, इसने क्या क्या कर दिया? इसने एक तो मजहरनामा शुरू कर दिया, इसने ये नया धर्म दीन ए इलाही शुरू कर दिया। ठीक है, और क्या किया इसने? इबादत खाना शुरू कर दिया। ठीक है, मनसब सिस्टम इसने शुरू कर दिया। ये 4 चीजें हमने पढ़ी। और इसके रिफॉर्म्स में क्या आता है? इसने इलाही कोइन जो है वो शुरू करे। इलाही सिक्के इसने शुरू किए 1583 में। इलाही संवत नाम का कैलेंडर इसने शुरू कर दिया। इलाही संवत नाम का कैलेंडर भी इसने शुरू किया। अकबर ने 3 रेड फोर्ट बनाए, 3 लाल किले बनवाए। कहां कहां पे? एक बनवाया आगरा में। आगरा में जो लाल किला बनवाया इसने, वो यमुना नदी के किनारे बनवाया। लाहौर के अंदर जो रेड फोर्ट बनवाया वो रावी नदी के किनारे बनवाया। और प्रयागराज के अंदर जो इसने रेड फोर्ट बनवाया वो इलाहाबाद प्रयागराज यानी इलाहाबाद में जो बनवाया वो गंगा नदी के किनारे बनवाया। ठीक है, तो ये 3 जो है वो 3 जो है ये इसने रेड फोर्ट बनवाए। प्रयागराज का नाम इलाहाबाद भी इसी ने ही रखा था।
ठीक है, इलाहाबाद यानी भगवान का घर, इलाहाबाद इसने ही रखा था। और इस इलाहाबाद को अलाहाबाद किसने कहा था? इस इलाहाबाद को अलाहाबाद शाहजहां ने कहा था। शाहजहां ने, जो आगे जाके हम पढ़ेंगे शाहजहां ने। बट पेपर में अगर कोई पूछ लेना इलाहाबाद के बारे में तो आपको यही बताना है कि इसी ने ही कहा था। किसने? क्या नाम है इनका? अकबर। अकबर ने ही इलाहाबाद जो है वो नाम दिया था प्रयागराज को। अब आगे बढ़ते हैं। 1574 में इसने एक और रिफॉर्म शुरू कर दिया, इसने मकतब खाना शुरू कर दिया। मकतब खाना का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशन, हाउस ऑफ ट्रांसलेशन। ये मकतब खाना भी इसने फतेहपुर सिकरी में ही शुरू किया। इसने क्या किया? जितनी भी बड़ी बड़ी जो बुक्स थी उस समय की, उन सभी को इसने पर्शियन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि पहले क्या था, जो हमारे वेद थे, जो उपनिषद थे, सब संस्कृत लैंग्वेज में थे। तो इसने उन संस्कृत लैंग्वेज से किताबों को पर्शियन में कन्वर्ट करना शुरू करवा दिया। मकतब खाना जिसको कहते हैं, जिस जहां पे ये ट्रांसलेशन होता था उसको मकतब खाना कहते हैं। ठीक है। महाभारत के अंदर इसने, महाभारत को इसने पर्शिया में कन्वर्ट कराया। और जो महाभारत पर्शिया में कन्वर्ट हुई उसका नाम क्या पड़ा? रज्मनामा। रज्मनामा। ठीक है, पेपर में पूछा जाता है रज्मनामा क्या है। महाभारत का पर्शियन लैंग्वेज का जो वर्जन है उसको रज्मनामा कहते हैं। और इसको, महाभारत को पर्शिया में कन्वर्ट किसने किया? अब्दुल कातिर बदायूं ने। अब्दुल कातिर बदायूं ने इसको कन्वर्ट किया। रामायण को भी इसने पर्शिया में कन्वर्ट करवाया, यही अब्दुल कातिर बदायूं से। भगवत गीता को टोडरमल ने पर्शियन में कन्वर्ट किया। और राजतरंगिणी, जिसको कलहन ने लिखा था, राजतरंगिणी को पर्शिया में कन्वर्ट किसने करवाया? फैजी ने। फैजी भी इसके नवरत्नों में से एक था। फैजी ने पर्शिया के अंदर कन्वर्ट करके दिया, जिसके ओरिजिनल कौन थे? ओरिजिनल राइटर थे राजतरंगिणी के कलहन। और कलहन की इस राजतरंगिणी को पर्शिया में कन्वर्ट किया फैजी ने। फिर लीलावती नाम की एक बुक थी, एल्जेब्रा एल्जेब्रा पे बेस्ड थी पूरी, लीलावती नाम की बुक, इसको भी फैजी ने पर्शिया में कन्वर्ट किया। लीलावती को ओरिजिनली किसने लिखा था? भास्कर टू नाम के व्यक्ति ने लिखा था, लेकिन इसको पर्शिया में कन्वर्ट किसने किया? फैजी ने किया। ठीक है। फिर तुजुके बाबरी, जो बाबर की ऑटोबायोग्राफी है, तुजुके बाबरी, जो टर्की लैंग्वेज में थी, उसको पर्शिया में कन्वर्ट करवाया अकबर ने। और नाम क्या दिया? पर्शिया में कन्वर्ट करवा के बाबरनामा। किसने इसको कन्वर्ट किया? अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना ने कन्वर्ट किया तुजुके बाबरी को पर्शियन लैंग्वेज में, फिर उसका नाम बाबरनामा पड़ा। ठीक है। इसका जो पूरा समय था, गोल्डन इरा ऑफ लिटरेचर कहा जाता है। लिटरेचर, साहित्य के अंदर बहुत सारे काम हुए। आप देख रहे हो कितने सारे कन्वर्जन हुए। और सारे कन्वर्जन, एक एक लाइन जो मैं क्लास में बता रही हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है। ठीक है। तो जो इसका जो कार्यकाल है उसको गोल्डन इरा ऑफ लिटरेचर कहते हैं। ठीक है। इसके समय में पेंटिंग का भी काफी काम हुआ, बट जहांगीर के समय को इरा, गोल्डन इरा ऑफ पेंटिंग कहेंगे। जहांगीर खुद एक बहुत अच्छा पेंटर था और उसके समय में चित्रकला ज्यादा हुई है। इसके समय में लिटरेचर पे काम ज्यादा हुआ है। ठीक है। फेमस पेंटर इसके काम काल के कौन है? एक तो बासवन और एक दशवंत। दशवंत और बासवन, यूं तो बहुत सारे पेंटर थे, बट इसके समय के फेमस पेंटर कौन है? दशवंत और बासवन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अकबरनामा किसने लिखी? अबुल फजल ने लिखी, जिसके अंदर अकबर से रिलेटेड सारी बातें थी। इस बुक को 3 पार्ट्स में लिखा था। इसके थर्ड पार्ट का नाम क्या था? आईने अकबरी। आईने अकबरी। ठीक है। अब जो ये आईने अकबरी है अबुल फजल ने लिखा, जिसके अंदर अकबर क्या खाता था, पीता था, उसके शौक क्या थे, कपड़े कैसे पहनता था, क्या उसकी सोच थी, इसके बारे में सारी बातें दी हुई है। जो ये अबुल फजल है जिन्होंने आईने अकबरी लिखी, अकबरनामा लिखी, इनको ना सलीम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। बार बार ये कहते थे अकबर को कि सलीम को मत बनवाना, प्लीज सलीम को अगला लीडर नहीं, अगला राजा मत बनवाना, क्योंकि सलीम की जो हरकतें थी वो राजा के अनुकूल थी ही नहीं। तो अबुल फजल को ये पसंद नहीं थे। अब सलीम को ये हो गया, ये अबुल फजल है जो मेरे बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्यों ना मैं इस अबुल फजल का ही पत्ता काट दूं, क्यों ना मैं इस अबुल फजल को ही लाइन से हटा दूं, तो मेरे अगले राजा बनने का जो सिलसिला है वो पूरा हो जाएगा और मेरे को फिर बीच में कोई भी रोड़ा नहीं बनेगा। अबुल फजल सलीम को लाइक नहीं करता। ठीक है। और वो ऐसे कहता था कि अगला जो किंग है वो सलीम नहीं होना चाहिए, सलीम यानी जहांगीर नहीं होना चाहिए। 1602 में अबुल फजल को अकबर ने एक युद्ध लड़ने के लिए भेजा। युद्ध को जीत के जब वो वापस आ रहा था तो इस सलीम ने वीर सिंह बुंदेला जो झांसी का फाउंडर था उसको कहा कि अबुल फजल को मार दो, और इस वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल को मार दिया। अब पता लगा 1602 में अकबर को कि बेटे सलीम ने अबुल फजल को मरवा दिया। आप देखते होगे ना मूवी भी अनारकली जो है, उसके अंदर क्या है, यही तो है सलीम। वो बार बार ऐसे ही तो कहता है, मतलब गुस्सा ही आया रहता है उसको सलीम पे। सलीम बदतमीज सा बच्चा है। ठीक है। तो अब वो सलीम जो है, पता लगा भाई अकबर को भी सलीम ने अबुल फजल को मार दिया।
अब बोला यार अब तो तेरे को बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, अब तो क्या पता मैं बना देता तेरे को राजा, अब तो मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगा और तेरे बेटे को बनाऊंगा। बाप को बनाया नहीं, और सलीम को कहा कि तुम्हें राजा नहीं बनाएंगे हम, अब हम किसको बनाएंगे, तुम्हारे बेटे खुसरो को बनाएंगे। अब सलीम को अपना बेटा खुसरो भी दुश्मन लगने लगा कि यार तू मेरा ही खून होके मेरी ही गद्दी छीन रहा है। ठीक है, तो अब होता क्या है, इसने क्या कहा सलीम को कि तुम्हें नेक्स्ट किंग नहीं बनाएंगे, तुम्हारे बेटे खुसरो को बनाएंगे। इसलिए सलीम ने इलाहाबाद में रिवोल्ट कर दिया। तो ये क्वेश्चन बनता है कि इलाहाबाद में रिवोल्ट करने वाला मुगल राजा कौन था, ये सलीम ही था। ठीक है, अब जो अकबर है उसका रेवेन्यू सिस्टम कैसा है, अकबर का रेवेन्यू सिस्टम, राजस्व व्यवस्था कैसी है, देखो। इसका जो रेवेन्यू मिनिस्टर है उसका नाम है राजा टोडरमल। क्या नाम है, राजा टोडरमल। इसका रेवेन्यू मिनिस्टर है राजा टोडरमल। ये शेरशाह सूरी के साथ भी काम कर चुका है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि अकबर को और शेरशाह सूरी वंश को जोड़ने का काम कौन करता है, यानी बीच में लिंकर कौन है, तो आपको बताना है टोडरमल जो है बीच में लिंकर है। ठीक है, इसके रेवेन्यू सिस्टम का नाम क्या था, इस जो राजा टोडरमल है इसने आईने दहसाला और जब्ती सिस्टम जिसको कहते हैं जब्ती सिस्टम को शुरू किया राजा टोडरमल ने। ये जब्ती सिस्टम क्या होता है, पिछले 10 साल का रेवेन्यू, पिछले 10 साल का जितना भी तुम्हारा रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है, उस रेवेन्यू कलेक्शन में हर साल 1/10 हिस्सा आपको राजा को सबमिट कराना है। इसको कहते हैं जब्ती सिस्टम, कि 10 साल के रेवेन्यू का जायजा लिया जाता है और प्रत्येक साल के रेवेन्यू का 1/10वां हिस्सा जो है राजा को सबमिट करवाना है। ठीक है, शेरशाह सूरी के साथ भी राजा टोडरमल जो है वो काम कर चुके हैं। इसके बाद अकबर के दरबार में 9 रत्न कौन थे, 9 जेम्स कौन थे अकबर के। अकबर के अलावा एकमात्र एक और राजा ऐसा हुआ है जिसके दरबार में 9 रत्न थे। वो कौन है, वो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसको चंद्रगुप्त टू भी कहते हैं, जिसने विक्रमादित्य का टाइटल लिया। हेमू ने भी विक्रमादित्य का टाइटल लिया, चंद्रगुप्त ने टू ने भी विक्रमादित्य का टाइटल लिया। चंद्रगुप्त टू के दरबार में भी नवरत्न थे और अकबर के दरबार में भी नवरत्न है। कौन कौन है नवरत्न, सबसे पहले तो बीरबल जो इनके विदेश मंत्री थे। बीरबल का रियल नेम क्या था, महेश दास। ठीक है, हिंदू थे बीरबल, हिंदू थे। फिर थे तानसेन, जिसको अकबर ने नाम दिया मियां तानसेन। तानसेन का ओरिजिनल नाम था रामतनु पांडे। क्या नाम है, रामतनु पांडे। ठीक है, इनका जन्म कहाँ होता है, इनका जन्म ग्वालियर में होता है और ग्वालियर के अंदर ही इनका टॉम्ब भी है। ग्वालियर के अंदर ही तानसेन फेस्टिवल, तानसेन उत्सव मनाया जाता है। और जो तानसेन है उनके म्यूजिक का स्टाइल क्या था, ध्रुपद स्टाइल के अंदर इनका म्यूजिक था। इनको कल्चरल मिनिस्टर यानी सांस्कृतिक मंत्रालय सौंपा गया था। इनके जो राग सिस्टम, राग भैरवी होते हैं ना, इनके राग कौन कौन से थे, एक तो इनके राग का नाम था दीपक राग, ऐसे कहते थे जब ये गाते हैं तो दिए भी जल उठते हैं, दीपक राग। और राग दरबारी, ठीक है, और मेघ मल्हार। मेघ मल्हार क्या होता है, जब बारिश सावन के मौसम में जो ताल मूवी में आपने गाना सुना होगा ना, ताल से ताल मिला, वो जो है वो मेघ मल्हार है। ठीक है, तो ये मेघ मल्हार स्टाइल के भी गाने गाते थे। जो तानसेन है उनके गुरु का नाम क्या है, मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस, इन मोहम्मद गौस की टॉम्ब भी ग्वालियर में ही है, बिल्कुल तानसेन के पास में। मानसिंह इनके तीसरे नवरत्नों में से एक। मानसिंह कौन थे, इनके कमांडर थे। बैरम खान के जाने के बाद मानसिंह को इन्होंने अपना कमांडर बनाया। ये जोधाबाई के भतीजे थे। ठीक है, फिर टोडरमल ये वित्त मंत्रालय संभालते थे। अब्दुल रहीम खाना ये डिफेंस सुरक्षा विभाग संभालते थे। अबुल फजल ये प्राइम मिनिस्टर थे, वेरी इंपॉर्टेंट। अकबर के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, वजीर कौन थे, अबुल फजल। एजुकेशन मिनिस्टर फैजी, जितने भी राजा वाजा हुए हैं उनको इन्होंने ही पढ़ाया है, फैजी एजुकेशन मिनिस्टर। फिर थे मुल्ला दो प्याजा, इनको प्याज बहुत अच्छे लगते थे, अनियन बहुत अच्छे लगते थे। इनका रियल नेम था हकीम हुकुम, लेकिन प्याज अच्छे लगने की वजह से इनको मुल्ला दो प्याजा कहते थे। ये गृह मंत्रालय संभालते थे। फकीर अजाउद्दीन ये रिलीजियस अफेयर मिनिस्टर थे, धर्म के विवाद संभालते थे। अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 में। कब, 1605 में इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और डेथ से पहले ही इसके जो आसपास के लोग हैं वो इसको समझाने लग जाते हैं कि देख भाई, तू बेवजह ये लड़ाई क्यों करवा के जा रहा है। अब मान ले तूने खुसरो को राजा बना दिया तो फिर जहांगीर को बुरा लगेगा। जहांगीर पहले इतना बदतमीज है, वो और बदतमीज हो जाएगा, खुसरो को और मार देगा। तू क्यों धक्के की लड़ाई करवा रहा है, तू ऐसा कर सलीम को ही राजा बना दे, इतना भी बुरा नहीं है। जब राजगद्दी पे बैठेगा तो अक्ल आएगी और अपने हिसाब से अच्छा काम करेगा। तो ये मान जाता है, अकबर मान जाता था दुनिया की। तो अकबर ने क्या कहा लोगों को कि ठीक है चल कोई बात नहीं, मैं अगला राजा जो है वो सलीम को ही बना देता हूँ और फिर उसके बाद खुसरो को बना देना। ठीक है, तो इस तरीके से अकबर ने मृत्यु के समय जाते जाते ये कह ही दिया था कि सलीम को अगला राजा बना देना।
सलीम की जो अकबर की जो मोस्क है, जो टॉम्ब है, मोस्क नहीं टॉम्ब है, जो मकबरा है, वो कहाँ पे है? वो सिकंदरा, यानी सिकंदरा आगरा में है। अगर ऑप्शन में सिकंदरा मिले और आगरा भी मिले, दोनों ही ऑप्शन मिले, तो आपको सिकंदरा ही लगाना है, इस बात को याद रखोगे, ठीक है। जहांगीर ने इसको बनवाया था, अकबर ने शुरुआत कर दी थी पर पूरा किसने करवाया? जहांगीर ने। मरियम जो इनकी पत्नी जोधाबाई, उनका टोम्ब भी यही है आगरा के अंदर, वो भी जहांगीर ने बनवाया था, मतलब अपने माँ बाप दोनों का टोम्ब जो है वो जहांगीर ने बनवाया था, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये किसका है? ये अकबर का टोम्ब है, ठीक है। कहाँ पे? आगरा, यानी कि सिकंदरा के अंदर। अब बात शुरू होगी जहांगीर की, जिसको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आई होप आपको अकबर समझ आ गए हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।